पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उनकी बहन डॉक्टर रुबिया सैयद। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक को लेकर जो बयान देती हैं उसमें वो कहती हैं, और ज़्यादा पुराना बयान नहीं है, बिल्कुल करीब का बयान है। उन्होंने 22 मार्च 2019 को जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर बैन लगा तो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया। उन्होंने कहा, यासीन मलिक renounced violence as a way of resolving J&K issue a long time ago। यासीन मलिक ने वायलेंस को छोड़ दिया था जम्मू कश्मीर का मसला हल करने के लिए एक लंबे समय पहले। He was treated as a stakeholder in a dialogue initiated by then Prime Minister वाजपेयी जी। उसे एक स्टेक होल्डर के तौर पर जो डायलॉग जब शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उन्हें एक स्टेक होल्डर माना था। What will a ban on his organization achieve? उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगाने से हासिल क्या होगा? Detrimental steps like these will only turn Kashmir into an open air prison। इस तरह के कदमों से घाटी आहिस्ता आहिस्ता एक खुला जेल बन जाएगी। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 22 मार्च 2019 को की। ये मैं इसलिए आपको याद करा रहा हूं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सत्ता में जब थी तब उनकी भाषा, तब उनका बोलचाल बिल्कुल अलग था। जब से सत्ता के बाहर गई हैं तब से वो क्या बोल रही है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने एक बार और बयान दिया। जब यासीन मलिक को सजा मिली तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यासीन मलिक को सजा मिलने से मतलब फैसला जिस दिन होना था उसी दिन उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए कि एक आदमी को पाकिस्तान में लिंच किया गया, 6 लोगों को मौत की सजा दी गई, 6 लोगों को फांसी की सजा दी गई और 12 लोगों को उस मामले में उम्र कैद की सजा दी गई। आगे कहती हैं कि बहुत सारे इखलाक हैं जिन्हें भारत में भी 2015 के बाद लिंच किया गया, उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई, उनको कोई सजा नहीं दी गई। यही फर्क है उनकी जुडिशरी में और इस जुडिशरी में, यानी पाकिस्तान की जुडिशरी को महबूबा मुफ्ती ने बेहतर बताया और हमारे देश की जुडिशरी को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर आप देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और बात इसी में कही, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई, बहुत सारे लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, इससे भी कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ। I feel that the consequences of muscular policy of India won't be good। भारत की मस्कुलर पॉलिसी के नतीजे अच्छे नहीं होंगे। सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है और मामला और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है बजाय हल होने के। ये बयान जो है महबूबा मुफ्ती ने दिए और इन बयानों को अगर आप समझें तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये बयान दोनों जो हैं JKLF के सुप्रीमो यासीन मलिक के हक में दिए गए हैं। अब उनकी बहन डॉक्टर रुबिया सैयद देश के पूर्व गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद की सुपुत्री और महबूबा मुफ्ती की बहन 15 जुलाई यानी पिछले कल वो एक स्पेशल CBI कोर्ट के सामने थी। उस स्पेशल CBI कोर्ट के सामने मामला था रुबिया सईद की किडनैपिंग का। रुबिया सईद की किडनैपिंग के मामले में उन्हें पहचान करनी थी कि किन लोगों ने उन्हें किडनैप किया था। उन्होंने स्पेशल CBI कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया और उसी स्टेटमेंट को CBI की काउंसिल एडवोकेट मोनिका कोहली ने अलग अलग समाचार पत्रों के साथ बात करते हुए कोर्ट भी किया। उन्होंने कहा जो स्टेटमेंट उन्होंने कोर्ट के सामने दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर यासीन मलिक को एक किडनैपर के तौर पर उसकी पहचान की। उन्होंने कहा कि यही है वो, इसका नाम यासीन मलिक है। जब उन्हें मलिक के बारे में सवाल पूछे गए और जब उनको फोटोग्राफ दिखाए गए तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल साफ तौर पर मुझे याद है कि यही था किडनैपर। उसके बाद एडवोकेट मोनिका कोहली ये भी कहती हैं कि रुबिया सैयद ने कोर्ट को ये बताया कि यही था जिसने बोला मिनी बस से जब उतरना था तो इसी ने कहा, यानी यासीन मलिक ने कहा चुपचाप उतरो नहीं तो घसीट कर उतारेंगे। ये यासीन मलिक ने मिनी बस से उतरने के लिए जब रुबिया सईद को कहा तो रुबिया सईद के मुताबिक ये अल्फाज थे कि चुपचाप उतरो नहीं तो घसीट कर उतारेंगे। रुबिया सईद पूर्व मुख्यमंत्री और PDP के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बहन है। और यहां पर आपको यह भी याद रखना है
कि एक लंबे समय से वो जम्मू कश्मीर के बाहर रह रही, जब उनका किडनैपिंग का हादसा हुआ था उस हादसे के बाद वो जम्मू कश्मीर में बहुत कम रही हैं और इस समय वो अपने परिवार के साथ तमिलनाडु में रह रही हैं। यासीन मलिक ने कोई वकील नहीं किया है और उन्होंने ये, आपको याद होगा, पिछले दिनों गुहार लगाई थी कोर्ट से कि वो फिजिकली जम्मू में खुद जो है कोर्ट के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने पेश होना चाहते हैं और खुद तमाम गवाहों से सवाल जवाब करना चाहते हैं, यानी वो क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं रुबिया सैयद को जिन्होंने पहचान की है। वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे उन तमाम चश्मदीदों को जिन चश्मदीदों ने इस किडनैपिंग को देखा था या जो चश्मदीद इस किडनैपिंग के गवाह हैं। और यह भी आपको याद होगा कि पिछले दिनों यासीन मलिक ने यह कहा कि अगर उनको अपने इस मामले की पैरवी करने की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें कोर्ट के सामने खुद पेश होने की इजाजत नहीं दी गई तो वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। इतिहास के पन्ने पलटे तो नजर यह आता है कि 8 दिसंबर 1999 मुफ्ती मोहम्मद सैयद, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद केंद्र में गृह मंत्री थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। वीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की सुपुत्री डॉक्टर रुबिया सैयद घाटी में आतंकवाद आ चुका था और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ना शुरू हो गई थी। 8 दिसंबर 1999 उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और 5 दिन तक वो किडनैप रहती हैं। 5 दिन के बाद 5 कुख्यात आतंकवादी जो उस समय के थे, उन 5 आतंकवादियों को रिहा करने की बात की जाती है। उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इनकार करते हैं। वो कहते हैं इन्हें मत छोड़िए, अगर आपने इन्हें छोड़ा तो घाटी के हालात बहुत खराब हो सकते हैं। आप आतंकियों के सामने घुटने मत टेकिए, ये इतिहास सब लिख चुका। लेकिन इस मामले में मध्यस्थता कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ पत्रकारों ने की, कुछ लोग कहते हैं कुछ समाज सेवकों ने की। अब इतिहास से धुलमिल है, जो जो कह रहा है वो कहानी सब आपके पास है। तो उसके बाद इंटरवेंशन होती है और उस इंटरवेंशन के बाद 5 दिन के बाद 5 कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ा जाता है। हमीद शेख, अल्ताफ अहमद भट्ट, नूर मोहम्मद कलवाल, जावेद अहमद जरगर और शेर खान, इन 5 आतंकियों को छोड़ा जाता है। और जो जम्मू कश्मीर के आतंक के इतिहास से वाकिफ हैं वो लोग कहते हैं कि इन 5 आतंकियों को छोड़ना था कि आतंकियों के हौसले 3 गुना नहीं बल्कि 5 गुना बढ़ गए। उनके हौसले इसलिए बढ़ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उस लोकतांत्रिक देश की सरकार ने घुटने टेक दिए और 5 आतंकियों को छोड़ दिया। इसका मतलब आज़ादी बहुत करीब है। अब आज़ादी मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने पहला सबसे बड़ी कामयाबी हमको मिल चुकी है। हमने 5 अपने आतंकी साथियों को छुड़ाया है। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम इस सरकार से अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं। ये बात आतंक के साथ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जो उस समय के पुलिसकर्मी हैं, जो उस समय के गवाह हैं, वो ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती केंद्र सरकार की थी जब उन्होंने इन 5 आतंकियों को रुबिया सैयद किडनैपिंग मामले में छोड़ा। उस किडनैपिंग को लेकर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं। अब इस मामले में चूंकि पड़ताल हो रही है और फाइनली अब इस मामले में चूंकि अब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट में अब पहचान हो चुकी है यासीन मलिक के किडनैपर के तौर पर, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कहते हैं कि इससे आतंकवाद जो है उसने एक नया मोड़ जो है घाटी में लिया। नतीजा ये निकला कि उससे आतंकवाद घाटी में बढ़ा और आज 30 साल 32 साल के करीब करीब हो चुके हैं, अभी भी घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ाई जारी है। और ये भी आपको बताएं 3 दहाइयों तक ये मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में रहा। जनवरी 2021 में इस केस को दोबारा से रीओपन किया गया जब टाडा कोर्ट ने यासीन मलिक के खिलाफ चार्जेस फ्रेम करने की बात की और 9 और अन्य लोगों के खिलाफ। कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसिया ये प्रिज्यूम करने के लिए कि इन लोगों ने ये कृत्य किया है सेक्शन 120B के तहत, रेडबिट सेक्शन 368, आरपीसी सेक्शन 3/4 ऑफ टाडा एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ दोबारा से ये मामला खोला गया। और जब हम इतिहास के, जैसे मैंने आपको कहा मैं भी पन्ने पलट रहा हूं, तो इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो 13 लोगों को, जिसमें JKLF के उस समय के चेयरपर्सन यासीन मलिक थे, इस मामले में जो है उन तमाम लोगों को के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए थे। और यह भी बताया जा रहा है कि उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब थे जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद के दोस्त थे,
उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उन्हें श्रीनगर भेजा था आतंकियों से नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन उन्होंने आतंकियों से नेगोशिएट करने के बजाय समाज के कुछ लोगों से बात की। उन लोगों ने आतंकियों और सरकार के बीच में नेगोशिएट किया। बाद में 5 लोगों को रिहा किया गया और 5 लोगों की रिहाई का मतलब था आतंकवाद को एक नई जान और नई जिंदगी मिलना। इन 5 लोग आतंकियों में से 2 जो हैं उनकी मौत हो चुकी है, जिसमें शेख अब्दुल हमीद और शेर खान है, दोनों की मौत हो चुकी है। और महराजुद्दीन कलवाल और जरगर दोनों इस JKLF के साथ हैं और इस वक्त जेल में हैं। और रुबिया सैयद जो है घाटी की पहली सियासी अगवा ही थी। पहला सियासी अगवा जो घाटी से हुआ था वो यही हुआ था। मामला ये है कि अब आखिरकार इस मामले में जो रुबिया सैयद ने बयान दिया है और जो उनकी बहन महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक को लेकर पब्लिक में कहती हैं, आम जनमानस के बीच में संदेश क्या जाएगा। हालांकि जाहिर सी बात है मामला कोर्ट में है और कोर्ट में सबूत पेश करने होते हैं। कोर्ट में आप सियासत नहीं खेल सकते, आपको कोर्ट के समक्ष जाकर तथ्यों के आधार पर बात करनी है। और मामला चूंकि रुबिया सईद की किडनैपिंग का है और इसलिए उन्हें जो कुछ याद है, जो कुछ उनकी सोच में है, जो कुछ उनके जहन में है, वो तमाम चीजें उनको कोर्ट के सामने रखनी है। वो कोर्ट के सामने रख भी रही हैं। लेकिन जो कोर्ट में डॉक्टर रुबिया सईद का स्टैंड है, क्या ये स्टैंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा आम जनता के बीच में? क्योंकि आप जानते हैं जिस भाषा का प्रयोग आप अलग अलग वक्तों पर अलगाववादी नेताओं को लेकर, आतंकियों को लेकर करते हैं, उस भाषा के प्रयोग का मकसद होता है आम जनमानस के बीच में जाकर वोट बटोरना। अदरवाइज आप बताइए आतंकियों के समर्थन में आप बयान क्यों देंगे? जिस व्यक्ति ने आपकी बहन का किडनैप किया हो, आपकी बहन को अगवा किया हो और अगवा करने के बाद 5 कुख्यात आतंकवादियों को छुड़वाया हो, आप उसके हक में बयान क्यों देंगे? आपको बयान देने की जरूरत क्या है? जाहिर सी बात है किडनैपर को लेकर तो किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं रहती। और यासीन मलिक कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको जानता कोई नहीं। रुबिया सईद किडनैपिंग मामले में यासीन मलिक का नाम आज से नहीं बल्कि 33 साल से जो है लिया जा रहा है। तो उसको लेकर सहानुभूति जब आम जनमानस से पूछते हैं तो वो कहते हैं सहानुभूति होने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं यासीन मलिक को लेकर एक भावनात्मक बयान देना जो है वो फायदेमंद हो सकता है। ये चीज जब एक राजनेता को घर कर जाती है तो राजनेता फिर इस तरह के बयान देता है। अब देखना यह है कि रुबिया सईद के मामले में डॉक्टर रुबिया सईद ने जो सच्चाई कोर्ट के समक्ष रखी है, क्या उसका राजनीतिक कोई फायदा या नुकसान पीडीपी को होगा कि नहीं होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और इस बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं वो भी जानने के लिए लगभग मुझे लगता है सारा मीडिया उत्सुक होगा। क्योंकि आप जानते हैं बड़े सारे मामलों में कोर्ट में यह होता है कि जब गवाहियां शुरू हो जाती हैं तो गवाह कई बार जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो कहते हैं मैं तो पहचानता ही नहीं इसको, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक कभी। ये भी कोर्ट में ये सब चीजें होती हैं, लोग जानते हैं इन सब चीजों को। तो ये सब भी हमने सुना। लेकिन पूरा याद जैसे मैंने आपको कहा कि जब उनसे, अब ये जाहिर सी बात है इस मामले में पड़ताल आगे और होनी है और अभी आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने आपको बोला कि सिलसिला शुरू हुआ है तो उन्हें कोर्ट के समक्ष 23 अगस्त को दोबारा पेश होने के लिए कहा गया है। दूसरी हियरिंग कोर्ट की जो है वो 23 तारीख को है। दोबारा वो कोर्ट के सामने पेश होंगी, दोबारा हो सकता है सवाल जवाब जो कुछ होंगे। तो मामला ये अब देखना है कि जो रुबिया सईद की किडनैपिंग का मामला कोर्ट में पहुंचा है, इसका राजनीतिक तौर पर सड़क के ऊपर क्या होता है वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।